हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। ये आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जितने भी सीईटी के एग्ज़ाम्स हैं, हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। यह एक संवैधानिक संस्था है, ये असत्य है, क्योंकि जो पीएमओ कार्यालय है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो आपको पता होगा जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ओके, तो उन 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो नहीं है, वो बतानी है आप सभी को। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई मीन टू से फारसी नहीं है। ओके, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से। चलिए नेक्स्ट है। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए आंसर। क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान से बताइएगा। और किसी को ना भी याद हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा डबल स्पीड में करके, उससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935। मैं आपको काफ़ी डिटेल में करा चुकी हूँ सारे के सारे अधिनियम और एक्ट। ओके, जो टॉपिक वाइज वीडियो थी उसमें, तो देख लीजिएगा अगर किसी को अधिनियम और एक्ट अच्छे से डिटेल में करने हैं तो। चलिए नेक्स्ट है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो बताइए सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, गुवाहाटी। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसका न्यायिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लगभग ये 7 राज्यों में है। चलिए नेक्स्ट है। रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहिब का गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अब बताइए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इनमें से। एक तो ये याद रखिएगा, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ है? लाखन माजरा में है। अब यहाँ पर त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मोहल्ला हल्ला का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। रोहतक जिले के दुबल धनमाजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी को कौन सा मेला लगता है? तो बताइए कौन सा लगता है दुबल धनमाजरा में। जल्दी आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मेला श्याम जी। ओके, श्याम जी का मेला जो है वो लगता है। नेक्स्ट है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था? ऑप्शन ए रोहतक, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी सोनीपत। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी कि पानीपत को प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था। नेक्स्ट है। रोहतक में स्थित किस मस्जिद को, जो पहले मंदिर था लेकिन औरंगजेब का जब शासनकाल आया तो इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया था, यानी कि ये मंदिर था पहले रोहतक में और उसको मस्जिद बना दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। तो वो कौन सी मस्जिद है इनमें से, बताइए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद पहले मंदिर था, औरंगजेब के शासनकाल में इसे मस्जिद बना दिया गया था। और ये जितनी भी मस्जिदें हैं ये सारी की सारी रोहतक में हैं, तो ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती हैं। दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद और लाल मस्जिद सभी कहाँ हैं? रोहतक में हैं।
बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, यानी कि जो 1857 में क्रांति हुई थी ना, उसमें शहीद हो गए थे। ये बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे। तो बताइए कौन से थे ये? नाहर सिंह। ओके, नाहर सिंह। इनके नाम पे काफ़ी चीज़ें हैं। मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है हाल ही में, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है एक। चलिए नेक्स्ट है, यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने भागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सढौरा में। ओके, क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो भागनी युद्ध था उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की सहायता किसने की थी? तो पीर बुद्धू शाह ने की थी। नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ कौन सा नृत्य प्रचलित है? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मंजीरा। मंजीरा नृत्य है जो मेवात क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डफ और मंजीरों के साथ ये किया जाता है और इसलिए इसको मंजीरा नृत्य भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? यहाँ से आप तो एक तो ये बात क्लियर होती है कि जो बिरला मंदिर है ना वो श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनवाया गया था। अब ये बनवाया कब गया था तो इसका आंसर बताना है सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 1955 में ये बिरला मंदिर बनवाया गया था श्री जुगल किशोर द्वारा। नेक्स्ट है, गुड़गांव ग्राम में स्थित शीतला माता देवी का मंदिर है, ये महाराजा भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया था? अब जो शीतला देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराज भरतपुर द्वारा बनवाया गया था। बनवाया कब गया था तो इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन सी, ओके, 1650 में ये मंदिर बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, महमूद गजनवी अपने भारत आक्रमण के दौरान किस प्राचीन मंदिर की मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया था? तो महमूद गजनवी मूर्ति को ले गया था अपने साथ और उसने वहाँ जाकर उस मूर्ति को रंगभूमि में रखवा दिया था और लोगों को पत्थर मारने के लिए भी कहा था, कुछ ऐसा भी सुनने में आया था। तो ये मूर्ति कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि जो थानेसर में थी उस मूर्ति को ये लेके गया था अपने साथ। चलिए नेक्स्ट है, एरर, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अ शिवर फ्रॉम हेड टू फुट। अब बताइए इसमें कहाँ एरर है या कोई एरर ही नहीं है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आंसर सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि एरर आपके पेपर में एक ना एक तो आती ही हैं, ज़्यादा बेशक पूछ ली जाए। तो इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान दिया कीजिए, खासकर प्रीवियस ईयर के। तो टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? अब देखिए ऑप्शन ए में एरर है। इसके ए में क्या एरर है ध्यान से देखिए, क्या एरर है इसमें? में जो नो सुंदर है ना उसके साथ क्या आएगा? एक्चुअली बी में जैसे नो सुनर है ना, देखिए यहाँ पर इसके साथ क्या आया हुआ है? वैन आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी नो सुनर आ जाए ना उसके साथ वैन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? हमेशा क्या आएगा? देन आएगा। ओके, THAN देन आएगा नो सुनर के साथ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पेपर में ये एरर कई बार पूछी जाती है। नो सुंदर के साथ क्या आएगा? वैन नहीं आएगा, क्या आएगा? देन आएगा। और यदि हार्डली या स्केर्सली हो, ओके मैं लिख देती हूँ, इनमें से कोई हो तो उसके साथ देन नहीं आएगा, वैन आएगा। पेपर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है।
या तो आपको नो सूनर दे देंगे और उसके साथ व्हेन डाल के दे देंगे, तो वहाँ व्हेन नहीं आएगा, देन आएगा। या आपको हार्डली या स्केर्सली दे देंगे, उसके साथ देन डाल के दे देंगे, तो वहाँ देन नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, व्हेन आएगा। इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो एरर है ना, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। ओके, सेंटेंस सेम नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आपकी सेम होगी। चलिए, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता है? अब बताइए, किस शब्द का पुल्लिंग इनमें से नहीं होता है? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ये सभी इनमें से किसी का पुल्लिंग नहीं होता है। गाभिन, गर्भवती, सोत, ओके, किसी का पुल्लिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब बताइए, इनमें अशुद्ध कौन सा है? सारथी, कामायनी, उज्ज्वल, कवयित्री। दीजिए आंसर। अब देखिए, सारथी ठीक है, यही होगा सारथी। कामायनी, कामायनी को भी ऐसे ही लिखते हैं, ये भी करेक्ट है। उज्ज्वल, उज्ज्वल रोंग है, ओके, उज्ज्वल को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें एक और आधा जाएगा, तब ये करेक्ट बनेगा। ओके, एक और आधा जाएगा। कवयित्री, कवयित्री भी ठीक है। कवयित्री अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा कि शुद्ध है या अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर। अब बताइए, ऑप्शन ए राइटिंग एन इंफॉर्मेशन, बी हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स, सी प्रोड्यूसिंग ए ग्रिड रेफरेंस्ड मैप, डी कीपिंग एन इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड। अब बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स। ओके, स्प्रेडशीट जो है वो मैनेज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टेबुलर फॉर्म में यूज़ होती है। ओके, टेबुलर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट है, जिसका कोई आदि और अंत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने डाल दिए हैं, और इनकी जो हिंदी के वर्ड थे वो सबको नहीं पता होते हैं, तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाश्वत। ओके, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्यान से कर लीजिएगा, इसको पेपर में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एरर, ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन ए प्लेजेंट मैनर। अब बताइए, इसमें कहाँ एरर है, या कोई एरर ही नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए मैं सभी को 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ध्यान से देख के बताइएगा कि क्या एरर है यहाँ पर। ओके, बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए, यहाँ पर विल नहीं आएगा, ऑप्शन बी में सिंपली आएगा इफ़ यू आस्क हिम। क्यों? अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस है, ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वह आपकी ज़रूर निश्चिततः मदद करेगा। इफ़ यू आस्क हिम, यदि तुम उससे पूछोगे इन ए प्लेजेंट मैनर, यानी कि अच्छे से पूछोगे तो। ओके, तो कंडीशन रख दी, इफ़ यानी कि यदि हो गया ना, यदि मतलब कंडीशन, यदि ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा, तो ये सब कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं। तो कंडीशन आ गई ना, तो जब भी कंडीशन आ जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में इंडेफिनेट टेंस आएगा, इंडेफिनेट। ओके, सिंपल टेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। तो कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया कीजिए। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। ही कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। अब कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू का इडियम बताना था, तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी कंपेयर टू, यानी कि तुलना नहीं की जा सकती। बाकी के वो कैब है जो ए बी सी डी सभी के पार्ट्स की हिंदी मैंने लिख रखी है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो आपके लिए है, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाना है।
एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओके, चलिए अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ओके, और जिन किसी स्टूडेंट को अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती है ना तो 9:30 बजे आप आ जाया कीजिए, डेली ये क्विज़ होता है। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर के एनिमल हस्बेंड्री भी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो आपको किसी को भी अगर एनिमल हस्बेंड्री करनी है ना, तो आपकी ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री लगभग 70 to 80% के करीब अप्रोक्स आपकी एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने करा रखी है, जो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको किसी बुक्स वगैरह में सिर्फ थ्योरी पढ़ने के साथ साथ बेटर है कि आप क्वेश्चंस की फॉर्म में भी प्रैक्टिस करें। प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएंगे, तो अगर आप कहीं भी वीडियो देखने से बेटर एक बार आप एक क्लास एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूर लेकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी जो एनिमल हस्बेंड्री है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री की तो सारी क्लासेस देख ही लीजिएगा। ओके, और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो अभी आप मुझे दे सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स बता के जाएंगे कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।